लेकिन क्या करें, लालच दूर से इतनी लुभावनी लगती है, इतनी लुभावनी दिखती है कि लालच करे बिना रहा भी नहीं जाता। और शायद यही वजह है कि कई लोग लालच का शिकार हो जाते हैं। अब पिछले कुछ समय में हमने देखा कि पॉन्जी स्कीम जिस तरह से बाजार में अपने पैर पसारती जा रही है, कई लोग इस लालच का शिकार होते जा रहे हैं। और क्यों ना हो, कम पैसे लगा करके या फिर कुछ पैसे लगा करके लाखों करोड़ रुपए देने का जब वादा किया जाता है, बस कुछ बेतुके काम करने के आपको पैसे जब दिए जाते हैं, तो लगता है कि लालच बहुत ही अच्छी चीज होती है। लेकिन आखिरकार निकल करके यही आता है जो बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि लालच बुरी बला है। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि सोशल ट्रेड और अब्लेज जैसे जो रैकेट का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें कि लगभग लगभग 3700 करोड़ रुपए के घपले की बात की गई है, लोगों से पैसे उगाए जाते थे, उसको लेकर के लगभग 60 लाख निवेशक दिल्ली एनसीआर और देश के और भी कई जगहों पर उनका पैसा इन पॉन्जी स्कीम्स में फंसा है। और ये पहली बार नहीं हुआ है कि पॉन्जी स्कीम्स के शिकार निवेशक हुए हैं। पॉन्जी स्कीम्स लगातार अपना रूप बदल करके आपके सामने आती रहती है, अपना नए कलेवर में आती है। और इस बार डिजिटल माध्यम से आपके सामने पॉन्जी स्कीम्स आई कि क्लिक कीजिए और पैसा कमाइए। और इसमें कई निवेशक बेवकूफ बने जिनको अपना पैसा गंवाना पड़ा। लेकिन आप अगर आगे किसी पॉन्जी स्कीम का शिकार ना हो जाए, इसके लिए आप क्या कुछ करें, निवेश करने से पहले किन बातों को जहन में रखें। अगर आप निवेशित है किसी इसी तरह की पॉन्जी स्कीम्स के अंदर, तो आप क्या कर सकते हैं। और जो आपको लुभावने वादे दिए जाते हैं, ऑफर्स दिए जाते हैं, उनकी पुष्टि कहां पे करें कि ये वेरीफाइड सर्टिफाइड है या नहीं, इसमें निवेश करें या ना करें। इन तमाम मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। आप भी इस शो का हिस्सा बन सकते हैं, अपने सुझाव रख सकते हैं, अपने सवाल रख सकते हैं, अपनी उलझनों को हम तक पहुंचा सकते हैं। और आज हमारे साथ दो बड़े खास मेहमान जुड़ रहे हैं जो 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 सोशल ट्रेड, अप्लेज इन्फो या इन तमाम जो पॉन्जी स्कीम्स का जो मायाजाल चला है, इन पर रोशनी डालने के लिए, पॉन्जी स्कीम्स पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अनुज अग्रवाल, जो कि साइबर एंड आईटी लॉ एक्सपर्ट हैं, और साथ ही साथ पवन दुग्गल, जो कि साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं। स्वागत है आप दोनों का इस कार्यक्रम के अंदर। और जो तमाम हमारे दर्शक हैं वो भी इस शो का, इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। दो हॉटलाइन नंबर आपके लिए खोल दिए गए हैं। नंबर है 2309-7648 और 2309-7655। अगर आप दिल्ली के बाहर से कॉल कर रहे हैं तो 011 लगाना ना भूलें। साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ये जो पूरा मामला निकल करके आया, इसको समझने की कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, स्पेशल टास्क फोर्स ने 3700 करोड़ से भी ज्यादा के ऑनलाइन व्यापार घोटाले का जो खुलासा किया है, इसमें करीब 7 लाख लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसा जमा किया गया था। कंपनी इनसे 5750 रुपए से लेकर 57,500 रुपए तक के पैकेज के लिए रुपए ऐंठती थी, और बदले में जो उनके आईडी दिए जाते थे उस पर लिंक भेजती थी। उस लिंक पर क्लिक करने की जरूरत होती थी और उस पर आप पैसा कमा सकते थे। हर क्लिक पर आपको 5 रुपए दिए जाते थे। एसटीएफ ने एब्लेज इन्फो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को इस घोटाले में शामिल पाया है, जो पहले ऑनलाइन पोर्टल सोशल ट्रेड डॉट बेज और फिर friendsUp.com के जरिए लोगों को फंसाने का काम कर रही थी। नोएडा में इस कंपनी के निदेशक अनुभव मित्तल, सीईओ श्रीधर और तकनीक प्रमुख महेश दयाल को गिरफ्तार कर लिया गया है, और नोएडा के सूरजपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। कंपनी का खाता भी सील कर दिया गया है, जिसमें करीब 500 करोड़ रुपए बैलेंस के तौर पर पाए गए हैं। इसे फ्रीज कर दिया गया इस अकाउंट को। इस गैंग को यूपीएसटीएफ ने जब प्रिलिमिनरी अपनी इंक्वायरी के बाद आज इसके मेंबर्स को हम लोगों ने अरेस्ट किया है, और अरेस्ट होने के बाद इस पूरे प्लान से जुड़े काफी सीजर्स किए हैं। करीब 524 करोड़ रुपए अकाउंट में फ्रीज करने के लिए कंसर्न अथॉरिटीज को लेटर इशू किए गए हैं। ये जो पूरी स्कीम है, ये कई नियमों के अंतर्गत ये प्रतिबंधित है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है द प्राइस चिट्स मनी सर्कुलेशन स्कीम्स बैनिंग एक्ट 1978। तो अच्छी बात ये निकल करके आई कि इससे पहले कि ये स्कीम या पॉन्जी स्कीम चलाने वाले फरार हो जाते हैं, इनको पकड़ लिया गया है, अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया। लेकिन आगे की राह क्या रह जाती है, यहाँ तक पॉन्जी स्कीम्स का सवाल है। लोग क्यों बार बार जानने के बावजूद भी बेवकूफ बन जाते हैं और इसमें निवेश कर देते हैं, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। और आप भी इस शो का कार्यक्रम में आप हिस्सा बन सकते हैं और इस शो में सवाल भी पूछ सकते हैं पॉन्जी स्कीम से जुड़े हुए। लेकिन चर्चा की शुरुआत करते हैं। पवन जी, समझना चाहेंगे आपसे, ये जो पॉन्जी स्कीम्स है, रूप बदल बदल करके बार बार आती हैं। पिछले 3-4 साल में हमने कई पॉन्जी स्कीम्स इस तरह की देखी हैं। लेकिन एक बात ये भी कि इस तरह की पॉन्जी स्कीम्स आज भी बाजार में चल रही है, लोग पैसा लगा रहे हैं। तो आखिरकार ऐसा होता क्यों है कि जानने के बावजूद भी निवेशक इसमें फंसता चले जाता है?
देखिए, कहीं ना कहीं लोग विश्वासी हैं भारतवर्ष में, और लोगों को लगता है कि चलिए मेरी लॉटरी निकल जाएगी, तो जहां से उन्हें थोड़ी बहुत उम्मीद भी होती है कि यहाँ से मुझे ज्यादा पैसा मिल सकता है, लोग अपना लक जो है आजमाना चाहते हैं। और यही कारणवश होता है कि कहीं ना कहीं वो फंस जाते हैं। और आजकल जितने भी पॉन्जी स्कीम्स होते हैं, ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं। ठीक है। इनका उद्देश्य होता है जाल बिछाना, ठीक है। और आपको कहीं ना कहीं शुरुआत में रिटर्न्स देना, ताकि आपका जो विश्वास है पुनः से बढ़ जाए और आप खुद उनके वर्बल एम्बेसडर बन जाएं, ताकि और लोगों को भी आप प्रोत्साहन करें कि आप इनको ज्वाइन करें। अधिकांश भारतवासी इस तरह की स्कीम्स के पीछे जो बिजनेस मॉडल है उसको नहीं देख पाते। भाई, अगर कोई आपको आदमी बोल रहा है कि आप इतने पैसे दीजिए और हम इतने ज्यादा पैसे आपको देंगे, तो कहीं ना कोई तो बिजनेस मॉडल होना चाहिए। तो उसको आपको एग्जामिन करने की जरूरत है। और ये कहानी की सिर्फ क्लिक करिए और क्लिक करके ही हमको पैसा मिल जाएगा, ये दूर के सुहावने ढोल हैं। हाँ, उस तरह की कुछ इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन अधिकांश तौर पर इस तरह के स्कैम्स आजकल सामने आ रहे हैं। चलो, इस तरह की इंडस्ट्री है, लेकिन अनुज समझे कैसे इस चीज को? क्योंकि ये कंपनी टीडीएस काट रही थी, एडमिन चार्जेस काट रही थी, पैसे काट रही थी, ऑनलाइन ही पैसे एक्सेप्ट कर रही थी नेफ्ट या डिमांड ड्राफ्ट के जरिए। तो निवेशक को ये लग रहा था कि नहीं, ये तो रजिस्टर्ड कंपनी हो सकती है, अपने पैन डिटेल्स दे रही थी। लेकिन इसको चेक कैसे करता कोई भी निवेशक कि ये एक फर्जी कंपनी है या नहीं है? देखिए, बड़ा आसान है। सबसे पहले हमें अपनी ग्रीड पर, अपने लालच पर कहीं ना कहीं कंट्रोल करके ये देखना पड़ेगा कि आखिर कोई 100%, 200% या 500% का मुनाफा कैसे दे सकता है। जबकि हमारी बड़ी बड़ी कंपनीज जो इस देश में है, सरकारी क्षेत्र में या प्राइवेट क्षेत्र में, उनमें डिविडेंड 15, 20, 25% से ज्यादा कभी नहीं होता। लाख लगा करके 10 लाख कमाए हैं, वो भी मॉडल रहे हैं। क्या वो एक एग्जांपल था उसके बाद लोगों को फंसाने? ये बिल्कुल उसको फंसाने के लिए एग्जाम्पल था, क्योंकि इस कंपनी का एक्चुअल में कोई बिजनेस था ही नहीं। ये एक निवेशक का पैसा लेके दूसरे निवेशक को दे रहे थे। तो इस प्रकार से ये कोई बिजनेस नहीं कर रहे थे और अपना ही पैसा दूसरों को बांट रहे थे, और इसीलिए अब सिर्फ 500 करोड़ बरामद हुआ है, 3700 करोड़ का फ्रॉड हो गया। चलिए, ठीक है। कई कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस समय पर, उनसे समझने की कोशिश करते हैं, उनके सवाल लेने की कोशिश करते हैं। जो कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? Hi sir, my name is Manish Pandey. मनीष, बताइए। Actually, just I want to ask one thing. By profession I am a banker. जी। और कई केस मैंने लास्ट 6 मंथ पहले कुछ कस्टमर मिलके जो बोलते थे इसमें ऐड हो जाओ और इसमें 57,500 रुपीज का फीस है और उसके बाद से आपको 5 रुपए पर कॉल के हिसाब से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा जी। बट मुझे कहीं ना कहीं लग रहा नहीं यार, ये सही नहीं है। लेकिन अभी जो लोग इस तरह से जुलूस निकाल रहे हैं बाकायदे की, नहीं उनका पैसा सबको मिल रहा है, उनको निकाल देना, जेल से वो कर देना चाहिए। क्या लगता है ऐसा कि हमें ऐसा करना चाहिए? जो बंदा है पूरी, जो आम आदमी का पैसा 37 अरब रुपए लेके बैठ गया जी, क्या हम इसको रोक, में ऐसी किसी एक्टिविटी को रोक सकते हैं नेटवर्किंग साइट्स को? ठीक है, आपका सवाल हम तक आ गया गतिविधियों को। लेकिन अभी भी लोग डिवाइडेड हैं। आधे लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, ये तो सही कर रहे थे, जो निवेशक को शायद जुलूस निकाले, जो बातें बता रहे हैं मनीष हमको, लेकिन इसके क्या मायने निकालने की कोशिश करें इस चीज के? देखिए, मायने बहुत स्पष्ट हैं। ये जितनी सारी वेबसाइट्स हैं, ये भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत आती हैं और इन्हें कानून इंटरमीडियरी यानी कि नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर का दर्जा देता है। कानून में कहता तो जरूर है कि आप ड्यू डिलिजेंस, सावधानी बरतिए जब आप अपनी ऑब्लिगेशंस का निर्वाह करते हैं, लेकिन कानून इस दिशा तक कभी नहीं पहुंचा है कि ये जो पॉन्जी स्कीम्स हैं ऑनलाइन, उनको किस तरीके से रेगुलेट किया जाए। अब फिलहाल सरकार कह रही है कि वो भारत की सूचना प्रौद्योगिकी कानून का संशोधन करने वाली है, तो उम्मीद करते हैं कि इन संशोधनों में एटलीस्ट इंटरमीडियरीज के लिए आप दिशा निर्देश लेकर आए कि साहब, अगर आपको पता लगे कि आपको नॉलेज हो जाए कि आपके नेटवर्क पर कुछ ऐसी गतिविधि हो रही है जो कानून के विरुद्ध है, तो आपका दायित्व बनता है कि उसे 36 घंटे में रिमूव करें। और अगर आप नहीं रिमूव करेंगे तो आप खुद एज अ को-अक्यूज बन जाएंगे। आपके बरखिलाफ कानूनी, सिविल और क्रिमिनल मुकदमे भी हो सकते हैं। लेकिन अभी क्योंकि लॉ बहुत अनक्लियर सा है और श्रेया सिंगल फैसले आने के बाद अब ये सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं कि साहब, हम कुछ नहीं करेंगे, आप हमें अदालत का आर्डर लेके आइए, तब हम देखेंगे। अदालत का आर्डर लाने में ही कई महीने निकल जाते हैं। तो कानून का संशोधन करके उसे जो उपभोक्ता हैं, उनकी जो संरक्षण प्रति जो इश्यूज हैं, उसको साथ डील करने की जरूरत है। चलिए, ठीक है। लेकिन जो निवेशक इस स्कीम में फंस चुके हैं, जो निवेशक इस स्कीम का हिस्सा बने थे, उसमें फंस चुके हैं, उनके लिए आगे की राह क्या, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन रामचरित प्रसाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त नागलोई से। रामचरित जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? सवाल इसे दीजिए, लखनऊ में एक स्कीम निकला हुआ है साइंस सिटी,
तो उसमें क्या निवेश लोग कर रहे हैं, क्या सही है या गलत है, जानना चाहता हूँ। स्कीम कहती क्या है, तो क्या करवा रही है प्लॉट स्कीम, क्या क्लिक करवा रही है, लाइक करवा रही है, क्या करवा रही है अब ये नई स्कीम? प्लॉट का स्कीम दे रहे हैं कि प्लॉट दे रहा हूँ। चलिए ठीक है, वैसे भी पॉन्जी स्कीम से समझ आती नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी अनुज, जो नई स्कीम अब ये लखनऊ में बात करें, स्कीम की शुरुआत हो गई है, क्या पॉन्जी स्कीम लीगल है? क्या कानून कहता है कि पॉन्जी स्कीम चलाई जा सकती है? क्योंकि अपनी वेबसाइट फ्लोट कर लेते हैं लोग, उस पर लिख देते हैं, अगर वेबसाइट फ्लोट हुई है तो कहीं ना कहीं तो रजिस्टर करवाया होगा इन लोग ने। कानून क्या कहता है? क्या सारी पॉन्जी स्कीम्स एक तरह से नेगेटिव है, कानून के दायरे के बाहर है? देखिए, कानून के दायरे के बाहर है। एमएलएम या मल्टी लेवल मार्केटिंग में आप कोई फीस अगर लेते हैं किसी से और उसके बदले में इस तरह की कोई बेनिफिट उसको देते हैं तो ये बिल्कुल इलीगल है। और इस पे आरबीआई का सर्कुलर भी जारी किया गया है लोगों को जानकारी देने के लिए, आगाह करने के लिए। तो ऐसी किसी भी स्कीम में अगर लोग पैसा लगा रहे हैं तो वो खुद अपने लिए एक मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। और ऑब्वियसली अगर वो अपनी गलती खुद कर रहे हैं तो वो फंस सकते हैं, और जैसा कि अभी हो गया। और पुलिस के स्कैनर पे कई और ऐसी तथाकथित कंपनियां हैं और वो उसकी जांच कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई ऐसी जानकारी है इस मामले में या किसी और मामले में तो प्लीज रिपोर्ट फ्रॉड @upstf.com एक ईमेल आईडी भी उन्होंने जारी की है। उस पर आप वो ईमेल दीजिए और पुलिस की मदद कीजिए, उनको जानकारी दीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। दुग्गल साहब, आपसे समझना चाहेंगे, एमएलएम कई सारी चल रही है इस देश के अंदर, क्या तमाम लीगली फ्रॉड कंपनीज हैं? कानून क्या कहता है इस मामले में? और जो लोग इस पॉन्जी स्कीम्स का हिस्सा बन चुके हैं ऑलरेडी, उनके लिए पास शायद बाहर का एग्जिट ऑप्शन बीच में तो नहीं होगा, लेकिन वो क्या कुछ करे इस समय पर? देखिए, पहली बात, कानून खासतौर पर ऑनलाइन पॉन्जी स्कीम्स के संदर्भ में बहुत ज्यादा विकसित नहीं हो पाया है। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन स्कीम जो भी हैं भारत की सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत आती हैं। और अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस रूल्स 2011 को देखें तो आप पाएंगे कि रूल्स स्पष्ट तौर पर इन तरह की पॉन्जी स्कीम्स को रेगुलेट करने में बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। तो आज जब इस तरह की स्कीम्स हुए थे, कुछ साल पहले स्पीक एशिया हुआ था, तब वो 2200 करोड़ का था। सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट हो रहे थे उसमें, इसमें भी सोशल ट्रेड में भी सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स हुए हैं। जी हाँ, और अब 3700 करोड़ है। अगला जो स्कैम आने वाला है वो 5000 करोड़ का आने वाला है। तो जब इस तरह की फिगर्स कॉन्स्टेंटली बढ़ने वाले हैं, मुझे लगता है कि जो सरकार है और सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं, उन्हें अपनी आंखें जो बंद हो रखी हैं उनको खोलना पड़ेगा, अपनी निद्रा से जगना पड़ेगा। बिकॉज आप अल्टीमेटली उपभोक्ता के संरक्षण के प्रति क्या कर रहे हैं? अगर आप इस तरह की पॉन्जी स्कीम में हिस्सा बन जाते हैं तो ना तो आपके पास एग्जिट ऑप्शन है, पैसे आपके लग चुके हैं, पैसे आपको मिलने नहीं। अगर आप देख लीजिए, इस तरह के 3700 करोड़ में अभी कहा जा रहा है कि 500 करोड़ हम लोगों ने जो बैंकिंग नेटवर्क में फ्रीज कर दी है। दैट मींस 3200 करोड़ तो गया। अब वो 3200 करोड़ किन का था? आप लोगों का था, उपभोक्ताओं का था। और वो जहां जहां खर्च हो गया, अगर प्रॉपर्टीज में खर्च हुआ, एसेट्स में खर्च हुआ, पार्टीज में खर्च हुआ, जहां भी खर्च हुआ, वो एक तरह से पैसा चला ही गया है, उसका कोई पैसा चला गया है, उसके वापस मिलने की संभावना भी नहीं है। बहुत नहीं, बिल्कुल भी बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। चलिए विकेश्वर, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ से। विकेश्वर, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम मनी मंत्र में। क्या सवाल है आपका? हाँ सर। जी विकेश्वर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? चलिए, आवाज नहीं जा पा रही है, समझने की आगे भी कोशिश करते हैं। लेकिन अब क्या सरकार का कोई रोल रहेगा इसके बाद में? अनुज और दुग्गल साहब, आप दोनों से समझना मैं चाहूंगा, सरकार का अब क्या रोल रह जाता है? क्या ये जो फ्रॉड हो रहे हैं इस देश के अंदर, और चाहे ऑनलाइन फ्रॉड हो चाहे एमएलएम के नाम पे फ्रॉड हो, इसमें सरकार का क्या रोल रह जाता है? सरकार अब आगे आके क्या कुछ कदम उठा सकती है? अगर हम इस वेबसाइट की या इस सोशल मीडिया अपडेज इन्फो की भी बात की जाए तो इसमें क्या सरकार का पक्ष होगा, या फिर अभी कानूनी दाव पेच के तहत अभी कानून के दायरे में अभी मामला आ जाएगा और कानून के तहत घूमता रहेगा? देखिए, इसमें जहाँ तक इस पर्टिकुलर केस का सवाल है, ये तो निश्चित रूप से अब कानून के दायरे में है। और जितने लोग जिनका नुकसान हो चुका है वो इस ईमेल आईडी पर या पुलिस थाने में जाके अपनी शिकायत दर्ज कराएं और अपने आप को अपना जो दावा है वो पेश करें। बाद में जब कोर्ट डिसाइड करेगी, जिसको भी जितना मिल सकता है ज्यादा से ज्यादा वो मिलेगा। अच्छा। लेकिन सरकार की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये कोई पहला और आखिरी मामला नहीं है। आगे भी होंगे ऐसे मामले ऐसे और ऑलरेडी चल रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है और बढ़ते चले जाएंगे। जी। तो सरकार को केंद्रीकृत रूप से, और ये इसको स्टेट्स पे छोड़ने से भी काम नहीं चलेगा। सरकार अक्सर ऐसे मामलों में कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का मामला है, तो इसको सरकार को जो है इसको स्टेट्स पे छोड़ने से नहीं होगा।
भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कानून के अंतर्गत केंद्रीय स्तर पर उनको एक बहुत बढ़िया सर्विलेंस बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक बिल्कुल, कंट्री और हैं। उससे भी ज्यादा कि एक अवेयरनेस क्रिएट करने एक की भी अवेयरनेस जरूरत है। क्रिएट करनी बिल्कुल। पड़ेगी, क्योंकि लोगों का जो भी नुकसान होगा अल्टीमेटली जिम्मेदारी सरकार की ही बनती है ठीक कि है। उन्हें नुकसान से रोकें वो। चलिए, लेकिन दुग्गल साहब आपसे समझना चाहेंगे, जो लोग अब इस केस में फंसे हुए हैं उनके लिए आगे की राह क्या होगी? उनके लिए आगे की राह काफी दुर्गम होने वाली है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक तो उसको रिपोर्ट करें, दूसरा इन्वेस्टिगेशंस को फॉलो करें, तीसरा क्योंकि ये लोग अब जा चुके हैं, आप सिविल मुकदमे भी कर सकते हैं रिकवरी के लिए, लेकिन उनमें समय लगेगा। चाहें तो आप भारत के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ के तहत भी आप डैमेजेस भी मांग सकते हैं, क्योंकि कुछ प्रावधान है। लेकिन मुख्य तौर पर अगर अधिकांश लोग अभी फिलहाल जेल में हैं, कंपनी का कुछ पता नहीं है, तो ये पैसे देगा कौन? और अगर आप केवल कागजी डिग्रीज अपने हाथ में लेंगे तो बहुत सालों बाद भी आपको लगेगा कि मैं कुछ अचीव नहीं कर पाया। मुझे लगता है कि अगर हम छोटी सी चोट में बड़े जो आगाज का जो संदेश है उसको पहचान लें तो अच्छा है। आज से समझ लें, चलिए हमने निवेश किया, हमारे पैसे गए, आने वाले समय में हम इस तरह की कोई स्कीम का हिस्सा नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि जो आपको मन लुभावने इतने ऑफर दिए जा रहे हैं, अगर वो वर्तमान जिंदगी में मौजूद नहीं है तो ऑनलाइन में कैसे मौजूद होंगे? बिल्कुल। कहीं ना कहीं आपको अपनी सूझबूझ, अपनी ड्यू डिलिजेंस, सावधानी रोजमर्रा के जीवन में बरतनी पड़ेगी ऑनलाइन स्कीम्स को लेकर। बिल्कुल, तो चलिए, जितने पैसे आपके रिकवर हो पाए अभी तक इस स्कीम में तो ठीक है, नहीं हो पाए तो समझिए कि आपने एक फीस दी है, ये समझने के लिए, ये सीखने के लिए कि लालच बुरी बला है, जो कि हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते रहते हैं, जिसको लेकिन हम समझ नहीं पाते। चलिए, इसी बीच पूनम हमारे साथ रोहतक से जुड़ रही हैं। पूनम, नमस्कार, क्या सवाल है आपका? सर, मेरा सवाल ये है आपके लिए कि सोशल ट्रेड के लिए जो दिखाया जा रहा है, हाँ, एक्चुअली मैं सोशल ट्रेड की ही यूजर हूँ। ठीक है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि यूट्यूब पे सैकड़ों वीडियोस हैं जी। जो कि सोशल ट्रेड के समर्थन में हैं। बिल्कुल। और जिन लोगों ने पैसा लगाया है, जो 12 लाख लोग हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ। हाँ, तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो 12 लाख लोग जिनका पैसा लगा है और 23 जनवरी तक हमारे पास पैसा आया है, ठीक है। तो वो क्या था? वो ठीक है। जब जिसने पैसा लगाया है और जी। उसको पैसा मिल रहा है, तो वो फ्रॉड कैसे है? पूनम जी, ये मैं पूछना चाह रही हूँ आपने कि बहुत न्यूज़ अच्छा, चैनल मैं इतना आपका नेगेटिव क्यों शुक्रिया दिखा करता हूँ रहे हैं? पहले कि आपने इस कार्यक्रम पे सवाल किया। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि आखिरकार आपका पैसा आया है 7 लाख लोगों में से, लेकिन जिन लोगों का पैसा नहीं आया उनका क्या? सर, एक दूसरा मिनट, सवाल मैं ये उठाता हूँ आपके सामने आज। जिन लोगों ने दिसंबर में लगाया है पैसा, सिर्फ उन्हीं लोगों का लेट हुआ है, और वो भी टाइम टू टाइम हमें मैसेज मिलता रहा है। तो मतलब हमें कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमें कोई नोटिफिकेशन नहीं पूनम जी, मिला है। क्या आप अपने जो आपको लॉगिन में जो क्लिक्स दिए जाते थे, क्या आप उनको क्लिक कर रही थी क्या? जी, मैं बिल्कुल क्या कर रही आपने थी, और देखा था डेली कि मैंने वो अपना जो भी टास्क पूरा किया है। वेबसाइट्स हैं वो सब फर्जी थी, वो फेक जनरेट की जाती थी सर्वर के द्वारा? मुझे हमें ये नहीं पता वो फर्जी थी या जेन्युइन थी, लेकिन अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया है और नेफ्ट के थ्रू आपके बैंक में आ रहा है, ठीक तो है। क्या सरकार सो रही थी? क्या आरबीआई सो रहा था कि वो नेफ्ट के थ्रू लीगल पैसा आ रहा बिल्कुल। है? वो क्यों आ रहा था? ठीक है, सवाल आपसे, जो 2 गेस्ट हमारे साथ बैठे हैं, आप मेरे साथ लाइन पे रहिएगा, फोन मत डिस्कनेक्ट कीजिएगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट कॉलर हैं आप हमारे इस शो के लिए। आखिर में आपसे ये भी समझना चाहेंगे हम लोग कि चलिए ठीक है, मैं उस सवाल को बाद में उठाऊंगा, जब टॉपिक हम डाइवर्ट करेंगे। दुग्गल साहब, क्या इस सवाल को आप आगे लेना चाहेंगे? देखिए, पहली बात, आपने पैसा लगाया और आपको पैसा आया, तो आपका विश्वास पुनः से स्थापित हो गया। लगा कि इससे बढ़िया तो जेन्युइन स्कीम कोई है ही नहीं। लेकिन ये तो एक मेथोडोलॉजी होती है ना, कि आप पहला चारा फेंकिए ताकि मछली फंस जाए। एक बार फंस जाए तो फिर उसके बाद पैसा देना बंद कर दीजिए, और सीख यही हो रहा है। ठीक देखिए, है। इसके पीछे कोई पूनम जी, business क्या आप model नहीं लाइन पे हैं अभी? क्या आप लाइन पर हैं पूनम? जी, मैं लाइन पर हूँ। पूनम, ये बताइए, क्या आपका पूरा पैसा रिकवर हो गया या कुछ पार्शियली रिकवर हुआ है अभी तक? सर, मेरा पूरा नहीं रिकवर हुआ है, हाँ। पर पूरा हो रहा था, क्योंकि जिसके अंडर मैं मेंबर हूँ, हाँ। उसकी बैंक ट्रांजैक्शन देख के ही मैंने अपना पैसा लगाया था। ठीक है। ठीक है, और ठीक वो है। बैंक ट्रांजैक्शन तो झूठ नहीं हो सकती सर। 3 लाख के करीब नहीं, बैंक ट्रांजैक्शन सिंगल मेंबर। पूनम, आपकी सारी बात सही है, आप एक निवेशक है, आपने निवेश किया देख करके। नहीं, लेकिन सर, बात मैंने ये निवेश थी नहीं कि किया, ये सर, बिजनेस मैंने मॉडल काम पे किया सवाल है। उठाए जा रहे काम थे किया है, पूनम। सर, मैंने काम किया है। पूनम, ये इस बिजनेस मॉडल पे सवाल उठाए जा रहे हैं कि आप ही का नहीं, पैसा सर, मैं आपको सिर्फ जब एक- रिटर्न किया सर, जा रहा सर, है। हम एक आम आदमी हैं। बिल्कुल। हम सिर्फ ये पूछना चाह रहे हैं जी। कि अगर हमने काम किया है और अगर हमारे अकाउंट में लीगली पैसा आ रहा है, तो वो फ्रॉड कैसे है? हमें ये रीजन बताइए। ठीक है, बिल्कुल, आपका जेन्युइन सवाल है। दोनों से पूछना चाहूंगा, दुग्गल साहब या अनुज, जो भी इसको पहले लेना चाहेगा। भाई, नेफ्ट से पेमेंट की है, डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट की है, पूनम जैसे कि सवाल उठा रही है, ये इलीगैलिटी कहाँ पे आती है?
ये जो एफआईआर कुछ लोगों ने दर्ज की, पूनम मैं आपका ही सवाल उठा रहा हूँ, पूनम मैं आप ही का सवाल उठा रहा हूँ। जिन लोगों ने एफआईआर दर्ज की, जिन लोगों को पैसे नहीं मिले, तो उनका एक स्पेसिफिक केस हुआ कि हमें पैसे नहीं मिल रहे हैं। जिन लोगों को पैसे मिल रहे हैं, पूनम ये पूछना चाह रही है अब कि वो आखिर इसके लिए क्यों भुगते। देखिए, इसमें दो चीजें हैं, मैं आपको बताऊंगा। पुलिस ने इस कंपनी के ईमेल सर्वर की जांच की है और उसमें लाखों कंप्लेंट्स उन्हें मिली हैं, ठीक है, जो अदरवाइज पब्लिक को नोन नहीं है। तो काफी बड़ी संख्या में लोगों ने पैसे न मिलने की शिकायत कंपनी को की हुई थी पहले से, जिसको वो दबाए बैठे थे। कोई आदमी अगर ज्यादा जोर देता था उसे पेमेंट कर रहे थे। ठीक है। दूसरी चीज, सिर्फ आपको या मुझे किसी को पैसा मिल रहा है, इससे कोई चीज लीगल नहीं हो जाती। ठीक है। जब एक कानून 1978 से बना हुआ है, जिसके बारे में आरबीआई सर्कुलर भी जारी कर रहा है, तो सिर्फ इसलिए कि वो पैसा मिल रहा है वो लीगल बिल्कुल नहीं हो सकता। नहीं, वो पुनः ये सवाल उठा रही हैं, जो कि शायद लाइन पे भी बनी हुई है, कि जब ये वेबसाइट रजिस्टर्ड की गई थी, जब बैंक में अकाउंट खोले गए थे, उस समय जी पूनम मैं आप ही का सवाल उठा रहा हूँ, आप लाइन पे रहिए मेरे साथ, में आप ही का वो सवाल उठाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। उस समय पर ये इन्वेस्टर्स जब उस भरोसे पे पैसा लगा रहे थे कि सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है एक तरह से, उसके बाद दिक्कत कहाँ पे हुई है दुग्गल साहब? देखिए, दिक्कत यहाँ पे हुई है कि शुरुआती दौर पर जो आपको बताया गया वो लेजिटिमेट था। आपने भी उसको लेजिटिमेट माना और आपने पैसा लगाया। आपने पैसा लगाने से पहले ये नहीं सोचा कि ये जो क्लिक करेंगे, क्लिक कहाँ से आ रहे हैं, इनका पैसा कहाँ से आ रहा है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है। क्योंकि कोई आदमी आपको प्रॉमिस करता है कि जी मैं फला क्लिक करने पर इतने पैसे दूंगा, देखने में अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत शोध करेंगे और इंटरनेट पर रिसर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि इसके पीछे कोई बिजनेस मॉडल है नहीं। और आपने खुद ही बोला है कि आप तो लिंक करते थे, आपको पता नहीं था कि ये जो लिंक्स थे कहाँ से सही थे या नहीं थे। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक उपभोक्ता, एक निवेशक होने के नाते आपको थोड़ी बहुत सावधानी बरतते तो आपको ब्रॉडली पता लगता कि फ्री लंच नाम की चीज नहीं है। चाहती हूँ सर। जी सर प्लीज एक सवाल और पूछना चाहती हूँ। आखिरी सवाल पूछे जी पूनम। हाँ सर, जब बैंक में हमारी कोई भी ट्रांजैक्शन होती है या हम किसी भी कंपनी में किसी भी अकाउंट में पैसा जमा कराते हैं, अकॉर्डिंग टू मोदी जी कि जब नोटबंदी हुई है, हमारी नजर हर अकाउंट पे है कि कौन कहाँ क्या करा रहा है, काला धन जमा हो रहा है या जो भी जमा हो रहा है। तो जब अबलेज इन्फो सॉल्यूशन में 12 लाख लोग पैसा जमा करा रहे थे और अबलेज इन्फो सॉल्यूशन से उन लोगों को पैसा वापस आ रहा था, तो गलत कहाँ था? अगर वो पैसा गलत था तो इसका पूनम आप जवाब नहीं सुन रही हैं शायद। मैं सुन रही हूँ। हाँ, दो बातें हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑलरेडी रेड कर चुका है इसमें। अगर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस है तो शायद दुग्गल साहब अगर और अनुज जी मैं गलत तो उस पे उसका भी कानून वो दायरे में आएगा। लेकिन ये जो बार पूछी गलत कहा था, गलत शायद है कि पूरा बिजनेस मॉडल ही फ्रॉड था एक तरह से। इनकी कोई गलती नहीं थी। हाँ, आपकी कोई गलती नहीं है पूनम इसके अंदर। पैन कार्ड डिटेल्स हैं वो फर्जी हैं। जी नहीं, पैन कार्ड डिटेल्स फर्जी नहीं है, पर ये जिस तरह का बिजनेस मॉडल था। आप देश में इनकम टैक्स पे कर रहे हैं। दुग्गल साहब आप इसको रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे पूनम को? देखिए, आप जो बोल रहे हैं बहुत लेजिटिमेट कंसर्न है। अगर आपको घबराहट है कि आप कहीं फंसने वाले हैं तो शायद वो घबराहट बेबुनियाद है। आपने कोई गलत काम नहीं किया। आपने तो लेजिटिमेट देखा, पैन नंबर है, आपने देखा लेजिटिमेट बैंक अकाउंट है, चलिए चलते हैं। प्रॉब्लम ये हुई कि क्योंकि इसका बिजनेस मॉडल ऐसा था कि आपका पैसा लेके राम के नाम, आपका नाम का पैसा लेके जदू के नाम, ये जो टोपी बनाने वाला काम था, ये बिजनेस मॉडल था। लेकिन ना तो कोई लिंक्स होते थे, ना कोई लिंक्स वैलिड थे। और कौन सी ऐसी कंपनी है जो आपको एक लिंक क्लिक करने के लिए 5 रुपए देगी? तो दुनिया में आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। कुछ चुनिंदा कंपनीज हैं जो देती हैं बादशाह देशों में, लेकिन भारतवर्ष में इस तरह के बिजनेस मॉडल है ही नहीं। और इस कंपनी की जो जितनी भी जानकारी मिल रही है वो बहुत क्लियरली स्थापित हो रही है कि आपके पैसे, आपके जो मेंबर्स है वो तो बढ़ते जा रहे थे, लेकिन ये पैसा ग्रो कैसे करेंगे जो हम आपको प्रॉमिस कर रहे थे कि हम इतने गुना बढ़ा देंगे, वो कहां से आ रहा था? तो कहीं ना कहीं ये पॉन्जी स्कीम का एक अभिन्न हिस्सा बन गया। मुझे लगता है कि अभी जो पुलिस ने कार्रवाई की है, एक बहुत प्रोएक्टिव कार्रवाई करके जो आने वाले समय में और ज्यादा बड़ा नुकसान हो सकता था उसको रोका है। बिल्कुल। और इसलिए फाइनल कमेंट्स आप देना चाहेंगे? देखिए, आप बड़ा स्पष्ट रूप से समझिए कि 3700 करोड़ रुपए उन्होंने निवेशकों से लिए और आज हेलो गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सीए। मेरा नाम है देव्यश। आज मैं बात करने वाला हूं सोशल ट्रेड कंपनी के बारे में। जी हां, ये कंपनी अभी बिल्कुल ट्रेंडिंग के अंदर है। आप सभी ने न्यूज़ पढ़ी होगी या सुनी होगी कि ये कंपनी भाग चुकी है या फिर इसके डायरेक्टर गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन आज मैं यहाँ पे आपको जो है इसके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनका ऑपरेशन करके दिखाने वाला हूँ। जी हाँ, बिल्कुल। उसके बाद में आपको
खुद को जज करना है कि ये कंपनी सही है या गलत। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सोशल ट्रेड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जानने से पहले मैं आपको उसके बिजनेस मॉडल के बारे में बताना चाहूंगा कि इसका बिजनेस का मॉडल क्या है, क्योंकि जब तक आपको बिजनेस का मॉडल नहीं पता होगा तब तक आप उसकी रेवेन्यू और उनका एक्सपेंसेस क्या क्या होगा उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जी हाँ, तो देखिए, अगर मैं सिंपल टर्म्स में बात करूं तो ये कंपनी कहती है कि एक हाथ में आप अपनी सोशल जो ऑनलाइन प्रेजेंस है उनको इंक्रीज कीजिए और दूसरे इन द अदर हैंड यू गेट दी पेड फॉर द प्रमोशंस अदर्स, राइट। तो एक हाथ में आपको जो है एक तरह से अपनी सोशल ऑनलाइन जो प्रेजेंस है उसको इंक्रीज करने का मौका मिल रहा है और दूसरे हाथ में आप दूसरों को प्रमोट करके आप जो है पैसा ले सकते हैं कंपनी के थ्रू, राइट। तो देखिए, आपको समझ में नहीं आया होगा तो इन द सिंपल वे मैंने एक ये देखिए स्ट्रक्चर बनाया है। तो ये समझते हैं कि ये स्ट्रक्चर है क्या। देखिए, एक होता है एडवर्टाइजर्स, राइट, और एक है सोशल ट्रेड कंपनी और एक है एंड यूजर जो क्लिक कर रहा है, करेक्ट। अब सिंपल सा इनका बिजनेस मॉडल क्या है कि जो एडवर्टाइजर है, अगर मान लो मुझे अपने फेसबुक का जो है पेज जो है वो प्रमोट करना है, तो अगर मान लो मैं फेसबुक को अगर डायरेक्टली पे करता हूं तो वहां पे मुझे पर क्लिक जो कॉस्ट आती है वो नियर बाई 10 to 11 रुपीज आती है। लेकिन सोशल ट्रेड कंपनी ये दावा करती है कि आप अगर हमारे थ्रू कराते हैं तो वहां पे आपको 6 से 7 रुपए आती है, राइट। तो मान लीजिए मैंने सोशल ट्रेड कंपनी को चूज कर लिया इंस्टेड ऑफ द डायरेक्टली फेसबुक और उनको मैंने 7 रुपए पे कर दिए, करेक्ट। अब सोशल ट्रेड कंपनी क्या करेगी, उसके साथ में जितने भी लिंक है एंड यूजर उन सबको जो मेरा फेसबुक पेज है वो लाइक करने के लिए बोलेगी, राइट। जिसके बदले में वो एंड यूजर को 5 रुपए देगी और बचेगा जो डिफरेंस है 2 रुपए, वो एक तरह से कंपनी का प्रॉफिट बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि अभी तक जो मैंने ऑब्जर्व किया है इस कंपनी के साथ में, जो एडवर्टाइजर है जो एंड यूजर है वो दोनों सेम है। जैसे आपने पिछले जो लाइन में मैंने बताया कि एक हाथ में आपको एडवर्टाइजमेंट करनी है और दूसरे हाथ में आपको दूसरों के एडवर्टाइजमेंट करके पैसा कमाना है, राइट। तो दोनों ही चीजें सेम है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए लूप होल्स क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है। तो प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना चाहूंगा। तो पहली जो प्रॉब्लम है वो है कि एंड यूजर हैव नो बिजनेस। देखिए, जो एंड यूजर है वो उनके पास में कोई बिजनेस नहीं है, लेकिन वो सिर्फ अर्निंग चाहते हैं, इसलिए उन लोगों ने सोशल ट्रेड कंपनी को ज्वाइन कर रखा है। तो अगर सोशल ट्रेड कंपनी उन लोगों को पे कर रही है, राइट, और वो लोग अपना जो फेसबुक पेज है वो भी प्रमोट कर रहे हैं, तो वो प्रमोट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनका कोई बिजनेस नहीं है, तो वो एडवर्टाइजर बन कैसे सकते हैं, राइट। तो पहला तो लूप होल्स ये है कि उनको एडवर्टाइजिंग करने के बाद में भी कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। दूसरा जो लूप होल है वो है एडवर्टाइजर नॉट गेटिंग द टारगेट ऑडियंस, राइट। फॉर एन एग्जांपल मान लिए अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, वो एडवर्टाइजर हो गया। तो अगर वो लोग सोशल ट्रेड कंपनी के साथ में जाते हैं और प्रमोशन करते हैं तो उनको टारगेट ऑडियंस नहीं मिलेगी। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं एक ऑनलाइन लीगल सर्विस कंपनी चलाता हूं तो मेरी जो टारगेट ऑडियंस है वो सिर्फ वही है जो स्मॉल बिजनेसेस है, राइट। वो लोग नहीं है कि जो कि सैलरी बेस्ड एम्प्लॉइज है या फिर जो कहीं पे काम कर रहे हैं, वो मेरी टारगेट ऑडियंस नहीं है, राइट। तो वहां पे मैं कस्टमाइजेशन नहीं कर सकता इन द सोशल ट्रेड कंपनी कि मुझे जो फिक्स मेरे जो टारगेट ऑडियंस है उन्हीं को मेरी एड्स दिखाओ, उन्हीं के थ्रू मेरा फेसबुक का पेज लाइक कराओ, करेक्ट। जो तीसरा जो लूप होल्स है वो क्या है, एडवर्टाइजर नॉट गेटिंग द रीटारगेटिंग कुकीज। अभी रीटारगेटिंग कुकीज क्या होता है? देखिए, कई बार होता है जैसे आप मान लिया आपने अमेजन की वेबसाइट के ऊपर विजिट किया, राइट। तो जैसे आप अमेजन की वेबसाइट के ऊपर विजिट करके कोई भी प्रोडक्ट एक तरह से देखते हैं, तो आप जब उसकी फेसबुक पेज पे जाते हैं तो वहां पे देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कस्टम ऑडियंस फ्रॉम योर वेबसाइट। तो ये क्या करता है, जब भी आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर लैंडिंग करते हैं, उसका कोई भी प्रोडक्ट देखते हैं, तो आपकी जो कुकीज होती है वो एक तरह से डाउनलोड हो जाती है, राइट। और यही कुकीज आप जब फेसबुक सर्व करते हैं तो सेम प्रोडक्ट अमेजन का आपको अपनी फेसबुक की टाइमलाइन पे दिखाता है। ये देखिए पूरा प्रोसेस दिया गया है कि किस तरह आप रीटारगेटिंग कर सकते हैं अपने ऑडियंस को जो आपकी वेबसाइट के ऊपर विजिट कर रहे हैं। तो ये फीचर जो है सोशल ट्रेड कंपनी के साथ में अवेलेबल है नहीं, राइट। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि उनके साथ में लोग ज्वाइन क्यों करेंगे, क्यों उनको एडवर्टाइजर जो है पे करेगा, करेक्ट। तो चलिए अब इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखते हैं। तो ये देखिए मैंने बैलेंस शीट पूरी डाउनलोड की है। देखिए ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, कोई भी सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं है। आप चाहे तो आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको सिंपली mca.government.in की वेबसाइट के ऊपर जाना होगा। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पे जाने के बाद में MCA सर्विस के टैब के ऊपर जाइए, वहां पे लिखा होगा व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट, यहाँ पे क्लिक कीजिए। उसके बाद में यहाँ पे आपको कंपनी का नाम डालना है जो कि है A+ इन्फो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। तो जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं, सबमिट करते हैं, ये देखिए डिटेल्स आती है। उसके बाद में सिंपली आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, कौन सी ईयर के चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, वो सिर्फ आपको सेलेक्ट करने। जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया एनुअल रिटर्न्स, मुझे चाहिए 2016 की, राइट।
तो जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास सारी की सारी कॉपीज रहेगी। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि ये सर्विस फ्री नहीं है। तो यहाँ पे आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट को जो है वो है 100 रुपीज पे करने पड़ते हैं, राइट। तो वहीं से ये बैलेंस शीट डाउनलोड हुई है। तो चलिए एनालिस करते हैं कि क्या क्या इनकम जो है ए प्लस जो इन्फो सॉल्यूशन कंपनी उन लोगों ने अर्न की है। तो देखिए P&L से स्टार्ट करते हैं। जो P&L है उसके अंदर आपकी सारी की सारी रेवेन्यू और आपने कहाँ पे खर्चा किया है वो सारी चीजें आती है। तो पहली जो चीज है वो है इनकम।